नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। रांची में विधानसभा के करीब पहुंचे आंदोलनकारी छात्रों पर बल प्रयोग। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज के साथ की पानी की बौछार। आंदोलन के 17वें दिन सोरेन सरकार से बढ़ा टकराव। इधर सीआईडी ने पूछताछ के बाद जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन ख्यांगते को किया गिरफ्तार। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के लिए कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा संसद में जवाब दे अमित शाह। रिजिजू बोले अमित शाह देंगे जवाब, लेकिन सुनना पड़ेगा, सदन से भाग नहीं सकते। लोकसभा में पेश हुआ एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल। माइनिंग पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकार सीमित करने का प्रस्ताव। इस बार स्वतंत्रता दिवस होगा खास। पहली बार लाल किले की प्राचीर से गूंजेगा वंदे मातरम। 15 अगस्त पर युवा शक्ति का भी दिखेगा दम। सोने चांदी में तेजी का तड़का। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,53,000 के करीब पहुंचा। चांदी 2,35,000 के पार। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और यूएस में कमजोर जॉब डेटा से सितंबर में ब्याज दर घटने की उम्मीद कम। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार हल्की बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। निफ्टी बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद। पीएसयू बैंक, डिफेंस, पीएसई शेयरों में रहा दबाव। एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस मामले की जांच में नया मोड़। स्टैंडर्ड डोप टेस्ट में मुख्य पायलट की स्क्रीनिंग रिपोर्ट क्लियर नहीं। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट रोस्टर से बाहर। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्रों का आंदोलन काफी हंगामेदार हो चुका है। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आंदोलनकारी छात्र विधानसभा परिसर में पहुंच गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकना शुरू किया तो कुछ छात्र दूसरे पहाड़ी वाले रास्ते से विधानसभा के बाहर पहुंच गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की तेज बौछार की गई। एक तरफ झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का विशाल हुजूम उमड़ा तो वहीं विधानसभा के अंदर सदन की कार्यवाही भी चलती रही। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस की कार्रवाई की कहानी, प्रदर्शनकारियों और छात्रों की जुबानी। यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। वो ज्यादा दर्दनाक है। तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। आज जैसे कि हमने पुराने विधानसभा से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और यहाँ तक चल के आए हैं। इसके अंदर जो हमारे साथ छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आगे बढ़े हैं और वो दो बैरिकेड क्रॉस करके आगे आए। और यहाँ पे आने के बाद धर्मेंद्र मंडल करके एक छात्र है जो हमारा ही साथी है, वो 14 दिन से भूख हड़ताल पर थे और उन्हें यहाँ की पुलिस ने इतनी दरिद्रता दिखाई है उनके साथ कि उनके पूरे बदन को लाल कर दिया है। अभी उन्हें यहाँ से एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया है और पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है, बजाय उसके कि वो यहाँ पर बातचीत का एक सिलसिला चलाए या छात्रों की डिमांड मांग ले। झारखंड की यूथ है, वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और अगर आपको शंका है तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और हमेशा आप सीआईडी से लिपापोती करवाने का काम करते हैं। और जितना भी यूपी बिहार में जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है टीडीपीएल, उसका आपने चयन किया। राज्य सरकार में पूरी खामी है। राधे से आप देख सकते हैं जोश थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। पानी का आग भी बरसे तब भी जाएंगे विधानसभा। बहुत लेवल पे बैरिकेडिंग तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा। इधर छात्रों के आंदोलन और विधानसभा घेराव के बीच रांची में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सीआईडी ने पूछताछ के बाद जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि परीक्षा के लिए पहले से ही ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जेपीएससी ने चुना। तत्कालीन जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते पर 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। इधर दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसक कार्रवाई पर संसद में चल रहा गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। विपक्ष की लगातार मांग के बाद सरकार ने साफ कह दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में न सिर्फ बयान बल्कि बहस के पक्ष में है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब मामला विपक्ष के पाले में है और वो संसद चलने दे और हंगामा ना करे। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए
के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में कांग्रेस ने अपना रवैया साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों के ऊपर जो पैलेट गन चलवाई गई उस पर अमित शाह अपना बयान दे और प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगे। इसके अलावा राहुल ने कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मसले पर प्रधानमंत्री सफाई दे। राहुल गांधी ने अमित शाह पर इस दौरान कड़ी टिप्पणी भी की। कि गोली किसने चलवाई और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार 15 अगस्त को पहली बार लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। 80वां स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास होगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल और विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए युवा शक्ति रखी गई है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर क्या खास तैयारी की जा रही है, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, इस बार स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास होने वाला है। पहली बार लाल किले की प्राचीर से इस बार वंदे मातरम गाया जाएगा। 80वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जा रहा है और इस साल जो 15 अगस्त की थीम रखी जाएगी वो है वंदे मातरम के 150 साल और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। कुछ खास कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे करीब 2500 एनसीसी कैडेट्स और माई भारत वॉलंटियर फूलों से वंदे मातरम बनाएंगे लाल किले की प्राचीर के सामने। वायुसेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो बैनर लेके उड़ान भरेगा, फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाएगा, वंदे मातरम का गान होगा और उसके बाद जो पीएम है वो ध्वजारोहण करके देश को संबोधित करेंगे। इसके अलावा युवा शक्ति की थीम भी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ओलंपियाड के जो मेडलिस्ट हैं वो भी प्राचीर पर बैठेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भारत की प्रगति है वो भी दिखाई जाएगी। करीब 5000 विशेष अतिथि इस बार बुलाए गए हैं और इसमें कुछ खास नाम हैं। जो स्टार्टअप ओनर्स हैं वो रहेंगे, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के जो लाभार्थी हैं वो रहेंगे, पीएम कौशल विकास योजना के लाभार्थी रहेंगे, कई सारी महिला उद्यमियों को बुलाया गया है, भारत टैक्सी के जो ड्राइवर हैं वो रहेंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जो लाभार्थी हैं वो रहेंगे। इस तरह जो तमाम सरकारी स्कीम हैं उनके जो लाभार्थी हैं उन्हें रखा गया है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी, दिल्ली मेट्रो के वर्कर, इनके लोगों को भी जो है आमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा करीब 1500 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे। और एक और ख़ास बात है कि इस बार जो बैठने का इंक्लोजर बनाया गया है उसका जो नाम है वो भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखा गया है। चलिए अब आपको बता दें, फ्रेशर्स के लिए जॉब मार्केट में तस्वीर थोड़ी बदल रही है। एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई टेक्नोलॉजी नौकरियों के लिए नए दरवाजे खोल रही है। वहीं आईटी और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में मौके कम हुए हैं। टीम लीज एडटेक के ताजा सर्वे से पता चलता है कि 2026 की दूसरी छमाही में हर 4 में से करीब 3 कंपनियां फ्रेशर्स को हायर करने की तैयारी में है। पूरी डिटेल बता रही है दीपाली नंदा। जी बिल्कुल, अगर आप फ्रेशर हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो 2026 का जो सेकंड हाफ है वो आपके लिए नौकरियों के नए मौके ला सकता है। टीम लीज ने एक एडटेक सर्वे यहाँ पर किया है और जिसमें हाइलाइट्स देखी जाएं तो ये हाइलाइट को शामिल किया गया है कि 2026 का सेकंड हाफ फ्रेशर्स के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि 75% कंपनियां हैं जो कि नए टैलेंट की तलाश कर रही हैं और इसी पीरियड में हायरिंग की प्रोसेस को शुरू करेंगी। कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा हायरिंग इंटेंट देखने को मिल सकता है, तो सर्वे के मुताबिक रिटेल ई कॉमर्स में 93% हायरिंग इंटेंट यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहां पर 89% के साथ जो डिमांड है वो मजबूत बनती हुई दिखाई देगी। नए जो सेक्टर्स हैं इसमें खासतौर पर एआई और सेमीकंडक्टर को शामिल किया गया है, जिसमें नए मौके हमारे फ्रेशर्स के लिए खुलेंगे। और वहीं एआई एप्लीकेशन डेवलपर की बात करें तो ये जो भूमिका है, ये जो जॉब प्रोफाइल है इस वक्त
टॉप डिमांड में है। इसके अलावा डेटा सेंटर में भी जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ने वाली हैं। हालांकि कुछ सेक्टर अभी भी हैं जहां पर जो ग्राफ है हम नीचे जाता हुआ दिखाई देंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो इसमें आईटी, टेलीकॉम और मीडिया जैसे सेक्टर शामिल हैं जिसमें हायरिंग का ग्राफ नीचे जाता हुआ हमें दिखेगा। अब नजर डालें शहरों के हिसाब से तो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई ये टॉप 3 सिटीज है जहां पर सबसे ज्यादा हायरिंग इंटेंट सर्वे में शामिल किया गया है। सैंपल साइज की बात करें तो 1097 कंपनियों के बीच में ये सर्वे हुआ है जिसके आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। हादसे के बाद हुए स्टैंडर्ड डोप टेस्ट में पायलट इन कमांड की स्क्रीनिंग रिपोर्ट क्लियर नहीं आई। अब सैंपल को कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, इस मामले की जांच कई एंगल्स पे हो रही है। एआईबी ने इसे सीरियस इंसिडेंट की कैटेगरी में रखा है और उसके आधार पर ही जांच की जा रही है। लेकिन जो 2-3 महत्वपूर्ण एंगल है उसमें पायलट का क्या रोल रहा है, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट थी, जो साइको एक्टिव सब्सटेंस की स्क्रीनिंग थी, उसमें प्रिलिमिनरी में जो पायलट इन कमांड था उसका जो ये डोप टेस्ट था उसमें वो क्लियर नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बार और टेस्ट की जाती है। इसके लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो किया जाएगा। अगर वहाँ पे भी ये निकलता है कि ये जो है नेगेटिव नहीं है तो फिर इसे पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल दोनों जो पायलट्स हैं उनको ऑफ रोस्टर कर दिया गया है जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। एक जो दूसरी चीज़ पे ध्यान जा रहा है वो ये है कि जो आई विटनेसेस का अकाउंट है, जिनमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो पायलट का बिहेवियर था इसके बाद, इस घटना के बाद, वो उस पर काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो उसको भी क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा इस जाँच में। और जो तीसरी बड़ी चीज़ है, क्या किसी तरह की कोई टेक्निकल खामी थी, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं करीब एक साथ 9 करीब टेक्निकल स्नैक्स आए थे इस घटना के आसपास, तो उस पर भी नज़र रहेंगे। क्या किसी तरह का हाइड्रोलिक फेलियर था, ये भी खबर आ रही है कि अचानक से जो ऑटो पायलट था वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो इन तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। अगले 1-2 दिन में जो डोप टेस्ट का जो कन्फर्मेटरी रिजल्ट है वो आ सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो पायलट्स एसोसिएशन है उसने अपने तमाम मेंबर्स को एक सजेशन दिया है कि अगर आप जब भी उड़ान भरते हैं तो जो खासतौर पे सेल्फ मेडिकेशन से बचें, और जो ओटीसी मेडिसिन हैं उनसे भी अगर आप लेते हैं तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी जो रिसिप्ट है वो लगातार अपने साथ जो है रखे रहें। मेटा और आईटी मंत्रालय के बीच चली 3 दिनों की बैठक में कंपनी को कई निर्देश दिए गए हैं। मेटा से कहा गया है कि वो अपने एल्गोरिदम में बदलाव करे ताकि डीप फेक और प्रोपेगेंडा का प्रसार कम हो। साथ ही कंपनी को कंटेंट हटाने के निर्देशों का भी तुरंत पालन करने का आदेश है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने के मामले में आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल अधिकारियों को सम्मन किया था। उनके साथ लगातार 3 दिन तक बैठक चली। पहले दिन की बैठक में मेटा के ग्लोबल अधिकारियों ने आईटी सचिव और आईटी मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग का बयान आया कि वो अपने प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो हटाने को लेकर के माफी मांगते हैं और कंपनी आगे चल करके बाल शोषण या डीप फेक कंटेंट है उसको भी हटाने की दिशा के अंदर काम करेगी। दूसरे दिन कंपनी ने एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन आईटी मंत्री को दिया और तीसरे दिन आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को फिर से एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद कंपनी को कई सारे निर्देश दिए गए। सबसे पहले कंपनी को कहा गया कि जो अभी आप एल्गोरिदम बायस चल रहे हैं उसको ठीक करने में काम कीजिए ताकि प्रोपेगेंडा या फिर डीप फेक वीडियो ना चल सके। कंपनी से यह भी कहा कि आपको जितने भी निर्देश दिए जाते हैं वीडियो हटाने के, आप उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। कई बार आप उसमें कार्रवाई करने में टाइम लगा देते हैं जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो काफी तेजी से फैलता है, तो बहुत जल्दी आप उसके अंदर काम करें। इसके अलावा जितना भी सिंथेटिक कंटेंट है, डीप फेक कंटेंट है, आर्टिफिशियल जनरेटेड कंटेंट है, उसको हटाने की दिशा में भी कंपनी अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को मजबूत करे। तो ये सारे निर्देश कंपनी को ऑलरेडी दे दिए गए हैं। कंपनी को कहा है कि आपको इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और हम लगातार आपके साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन करते रहेंगे। आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारी लगातार एक कोऑर्डिनेशन में रहेंगे ताकि आगे चल करके ऐसी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बाजार में भले ही सुस्ती दिख रही हो, लेकिन सोने चांदी में एक बार फिर से तेजी आ गई है। सोने चांदी में तेजी के क्या कारण है, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
अगर आप पिछला हफ्ता यहाँ पर देखें तो हमने सोने में करीबन 7% और चांदी में करीबन 11% का यहाँ पर इजाफा आते हुए देखा है। ये एक हफ्ते की तेजी है। और पिछला एक महीना अगर यहाँ पर देखा जाए तो सोना करीब यहाँ पर 9% चढ़ा है और चांदी में 12% का इजाफा देखने को मिला। 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि हमने जो यूएस का जॉब्स डेटा है यहाँ पर बढ़त नहीं कॉन्ट्रैक्शन आते हुए देखी है, यानी कि यूएस में जॉब्स खोते हुए हमने देखा है। तो जो 70% की प्रोबेबिलिटी थी कि सितंबर में यूएस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, अब वो घटकर 35% हो गई है। तो ये काफ़ी बड़ा बुलिश माना जा सकता है सोने चांदी के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है पैसा यहाँ पर डिप्लॉय होगा दूसरे एसेट क्लासेस में और वो सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी में जा सकता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। 101 का स्तर तो टूटा, 100 का भी टूटा और बाजार को लगता है कि 99 भी टूटने बहुत दूर नहीं है। 98 जैसे लेवल्स हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है उसका भी पूरा फायदा हम यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $4000 प्रति आउंस का लेवल हमने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड होते हुए देखा है। अब प्राइसेस 4300 के आसपास चल रहे हैं। मार्केट्स को लगता है कि दिवाली या इस साल खत्म होते होते तक 4500, 4800 तक के लेवल्स आप आराम से बनता हुआ देख पाएंगे, यानी कि यहाँ से 10 से 15% की तेजी आप सोने और चांदी दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी तो एक्चुअली इंडियन मार्केट्स में क्योंकि इंपोर्ट कम है तो इन एनी केस प्रीमियम पे चल रही है। तो अगर $64 प्रति आउंस का इंटरनेशनल लेवल है, चांदी आपको इंडियन मार्केट्स में 66 के लेवल पे मिल रही है, यानी कि $2 से $2.5 का प्रीमियम है। लोग क्लियरली सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर खरीदने में लगे हुए हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। तो कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज भी फ्राइडे की तरह एक दायरे में कारोबार देखने को मिला बाजार में। अगर निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट की रेंज में उसने कारोबार किया है और क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। निफ्टी बैंक आज यहाँ पर प्रेशर ज्यादा देखने को मिला और करीब 60 पॉइंट गिरकर इंडेक्स बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तर से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स यहाँ पर भी एक दायरे में कारोबार रहा और क्लोजिंग जो है वो 40 पॉइंट ऊपर हुई है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है इस इंडेक्स ने। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो 400 पॉइंट चढ़कर इंडेक्स बंद हुआ है। स्मॉल कैप यहां पर भी एक दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर रहे कैपिटल मार्केट इंडेक्स, बीएसई की अगुवाई में यहां पर कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है 2% चढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा रियलिटी में भी काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। कैपिटल गुड, फाइनेंशियल, मेटल, आईटी यहां पर भी अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखने को मिले। लेकिन सेक्टोरियल लूजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पीएसयू बैंक इंडेक्स, एसबीआई ने आज जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और इंडेक्स करीब 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी डिफेंस यहाँ पर भी गिरावट देखी गई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मा, एफएमसीजी ये सारे इंडेक्स से जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के निफ्टी 50 में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, तो यहाँ पर टाइटन काफी अच्छे नंबर्स आए, नंबर्स बाजार को पसंद आए और शेयर 3% के अपमूव्स के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस ये सारे काउंटर थे जो निफ्टी के आज टॉप गेनर बने। लेकिन टॉप लूजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गिरने वाले शेयर्स में एसबीआई काफी अच्छा चल रहा था ये काउंटर काफी दिनों से और यहाँ पर आज एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। और इटर्नल की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में देखने को मिली। आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज ये दोनों भी जो है निफ्टी 50 लूजर्स में शामिल रहे। लेकिन आज ऑयल एंड गैस स्पेस काफी फोकस में रहा और जो काउंटर थे जिन्होंने इस तेजी को लीड किया वो है ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी, अडानी टोटल गैस। लेकिन ऑटो स्पेस यहाँ पर एक खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला और ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, एक्साइड, आइशर यहाँ पर जो है आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद बड़े ट्रेडर्स के डेरिवेटिव टर्नओवर में लगातार तेज गिरावट देखने को मिली है। आखिर टर्नओवर कितना घटा, इसका ब्रोकर्स की कमाई पर कितना असर पड़ेगा और CAS ब्रोकर्स के लिए इतना अहम क्यों है, पूरी तस्वीर बता रही है श्रेया। थर्सडे को डेटा आया और डेटा में हमें ये दिखा कि वॉल्यूम काफ़ी घटे हैं। बड़े ट्रेडर्स के टर्नओवर, डेरिवेटिव टर्नओवर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एफआईज, प्रोप्राइटरी या रिटेल का टर्नओवर देखे तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। आंकड़े रखती हूँ आपके सामने, वो स्टैक आएगा आपके सामने। हाँ, एक तो ये है कि टर्नओवर घटने से ऑब्वियसली जो लिस्टेड
BSE एंजल वन जैसे लिस्टेड ब्रोकर्स स्टॉक्स हैं उस पर एक असर पड़ने को मिल सकता है, क्योंकि रेवेन्यू पर कहीं ना कहीं जाकर उसका एक असर दिखाई देगा। वो डेटा पहले रखते हैं सामने और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गिरावट आई, उसका असर कैसा आएगा। देखिए 16 जुलाई को FIs की बाइंग करीब करीब 32 लाख करोड़ के आसपास थी, जो 8 अगस्त के आंकड़े आए वो 19 लाख करोड़ हो गए। तो गिरावट आप 41% का देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोप्राइटरी वाले आंकड़े रखे सामने। 16 जुलाई को यहाँ पे 460 लाख करोड़ के आसपास थी, जो 8 अगस्त को 233 लाख करोड़ के आसपास रह गए। तो यहाँ पर भी 49% का गिरावट देखने को मिली है। रिटेल की बात करें और अदर्स की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें गिरावट करीब करीब 40% का ही है। 256 लाख करोड़ के आसपास 16 जुलाई को यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती, जो 8 अगस्त को 151 लाख करोड़ हो गई। तो वॉल्यूम में गिरावट आई है और इस गिरावट का असर देख पाएंगे आप BSE एंजल वन जैसे लिस्टेड स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि कम कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स में से ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू पर दबाव पड़ सकता है आगे चलकर। हालांकि इसकी और पुष्टि होगी कुछ और सेशंस के बाद, लेकिन प्रीमियम बढ़े भी तो क्या हुआ, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़े तो उसका एक असर देखने को मिलेगा, भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे स्टॉक्स फोकस में रह जाते हैं। कल इंपॉर्टेंट होगा फिर से देखना कि किस तरीके से क्लोजिंग होती है और कल के आंकड़े वॉल्यूम वाइज कैसे आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उसके भी आंकड़े सामने रखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है और उसका एक असर कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। पेटीएम में आज 8% की तेजी रही। दरअसल कंपनी पर पहली बार किसी ब्रोकरेज हाउस ने 2150 के इशू प्राइस के ऊपर का लक्ष्य दिया है। किसने दिया है ये लक्ष्य और क्या है तर्क, बता रही है नुपुर। बिल्कुल पहली बार किसी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इतने बड़े लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आए। 2150 रुपये का इशू प्राइस था, उसके ऊपर का लक्ष्य बर्नस्टीन की तरफ से आते हुए दिखा है। 2200 रुपये का टारगेट आपको दिखेगा। मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड उन्हें नजर आता है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है। पहले 1500 रुपये का लक्ष्य था, उसे बढ़ा के 2200 रुपये का लक्ष्य कर दिया है। उनका कहना है कि FY28 से UPI ट्रांजैक्शन पर MDR जो है उससे जो बेस होगा वो बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। रेवेन्यूज और एबिटा में आपको ये नंबर्स जो है FY28 से आने नजर आ जाएंगे। MDR से नेट पेमेंट मार्जिन 3 से 4 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। FY28 में एबिटा देखें तो ऑलमोस्ट 1320 करोड़ की बढ़त यहाँ पर बर्नस्टीन की तरफ से आती हुई दिखी है। EPS की बात करें तो FY30 तक करीबन 30% बढ़ सकती है। 106 रुपये ये आंकड़ा पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का भी अनुमान देखें तो जो 30 लाख करोड़ के आसपास का है FY27 का, उसे बढ़ा के ऑलमोस्ट 56 लाख करोड़ कर दिया है बर्नस्टीन ने FY30 में जाके। हालांकि रिस्क ये है कि MDR का कितना हिस्सा कंपनी अपने पास रख पाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मर्चेंट जो एक्विजिशन होंगे, जो कारोबार होगा, वहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक ये भी कंपनी के लिए रिस्क है। लेकिन पहली बार हुआ है बर्नस्टीन की तरफ से अपग्रेड आते हुए दिखा है और फर्स्ट टाइम किसी ब्रोकरेज हाउस का टारगेट है जो कि इसके IPO ओरिजिनल प्राइस से ऊपर का आपको दिखेगा। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।